हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदित्य एजुकेशन चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों में जनन। इस वीडियो में पार्ट 2 बताया गया है। पार्ट 1 ख़त्म हो गया है। पार्ट 1 में जो बताए हैं थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जब पार्ट 1 में हम बताए थे कि जीवन अवधि क्या है। पार्ट 1 में बताया गया था कि जीवन अवधि क्या है। तो जीवन अवधि उसमें बताया गया था, यानी लाइफ स्पेन इंग्लिश में बोला जाता है, लाइफ स्पेन बोला जाता है, लाइफ स्पेन यानी कि लाइफ स्पेन बोला जाता है जीवन अवधि को। तो इसमें बताए थे कि जीवन अवधि जो होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्राकृतिक घटना को जीवन अवधि बोला जाता है। उसके बाद बताया गया था कि जनन क्या है। तो इसके बाद जनन भी बताया गया था कि जनन क्या है। तो जो जनक अपने जैसे संतान उत्पत्ति करे उसे जनन कहा जाता है, ये भी बताया गया था। तो आगे भी बताया गया था कि जनन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक वो लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। तो हम लोग लैंगिक जनन पहले शुरू करते हैं, उसके बाद अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन, उसके बाद पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन जो होता है केवल एक ही जीव से उत्पन्न होता है, केवल एक जीव यहाँ पर एक जीव जैसे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जीव है, तो एक ही जीव से दो संतान या तीन संतान या जितना भी संतान हो सके एक ही जीव से होगा। यानी लैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है, उस एक ही जीव से हमेशा जीव उत्पन्न होता है। लेकिन इंसान में जो होता है, मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। मनुष्य में जब भी मान लीजिए कि बच्चा उत्पन्न करना है, यानी बच्चा पैदा करना होगा, तो इंसान में एक मेल होगा या एक फीमेल होगा। यानी कि इंसान की अगर बात करें तो उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होता है, यानी कि उसमें दो जनक होता है। लैंगिक जनन की बात करें तो उसमें दो जनक, लेकिन अलैंगिक की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही जनक केवल भाग लेगा और उससे ही अपना संतति बनाएगा। तो इसमें देखेंगे कि इसमें अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है कि मान लीजिए ये जीव है, मान लीजिए ये अमीबा है, तो अमीबा जब आगे जाएगा तो इससे दो जीव हो जाएगा। आगे बताएंगे कि कैसे दो जीव होता है। तो ये जो अमीबा जन्म दिया है, अमीबा एक ही है, इसे दो जन्म हो गया। तो ये जो संतान ये हुआ, ये वाला संतान हुआ, ये जनक है। जनक का मतलब होता है माता पिता एक ही होता है। तो ये जो इनका बच्चा हुआ, संतान हुआ, इसी के जैसा होगा, इसी के जैसा, चाहे आकार में मिला लीजिए या हाइट में मिलाइए या किसी चीज़ में मिलाइए, इसका संतान अपने जनक ही जैसा होता है। तो चलिए देखते हैं परिभाषा इसका, अलैंगिक जनन का परिभाषा। इसमें बोला कि अलैंगिक जनन परिभाषा बताइए या अलैंगिक जनन क्या होता है। इसमें बताया गया है कि इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, मतलब केवल एक ही जीव भाग लेगा। अर्थात कि जिस जनन की क्रिया में एक जनन भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि जिस जनन में होगा, कोई भी जनन करेगा अलैंगिक में, अलैंगिक का अगर बात करें तो उसमें एक जनक ही भाग लेगा, केवल एक जनक ही। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेता है, तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है और उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। आगे देखते हैं। इसमें अलैंगिक जनन में याद रखना है कि केवल एक ही जीव भाग लेगा। आगे अगर इसको देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि अलैंगिक जनन जो होता है, इस क्या क्या होता है अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन बताया गया है कि अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलयन नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक निर्माण उसी में होगा जिसमें दो जनक भाग लेगा, यानी एक मेल होगा एक फीमेल होगा, उसी में हमको युग्मक का निर्माण होता है। तो अलैंगिक जनन में युग्मक में निर्माण नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि युग्मक का निर्माण अलैंगिक जनन में होता है या नहीं, तो नहीं होता है। युग्मक संलयन भी नहीं होता। संलयन का मतलब होता है निषेचन। निषेचन तभी होगा जब मेल फीमेल होगा, दो जनक होगा तभी संलयन होगा। अगला इसमें जो एरो दिया गया है अलैंगिक से संबंधित सब पॉइंट है। तो अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आकार एवं आनुवंशिक रूप से जनक के समान होता है, जिसे क्लोन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति, जैसे मान लीजिए ये अमीबा हो गया, इसे दो संतान उत्पन्न हुआ, तो ये दोनों संतान इसी के जैसा होगा, इसी के जैसा होगा, चाहे आकार में मिला लीजिए या किसी चीज़ में मिला लीजिए। तो एग्जाम में पूछा गया क्लोन क्या है, तो अलैंगिक जनन उत्पन्न संतति का आकार
मतलब अमीबा से जो संतति जन्म लिए इसका आकार, अनुवांशिक जो भी कहिए, इसका हाइट वगैरह जो भी समान होता है, जिसे क्लोन कहा जाता है। तो आगे देखते हैं कि क्लोन क्या होता है। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें आगे का अगर बात करें कि ये वाला फेमस क्वेश्चन, इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि क्लोन क्या है। अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आकार एवं अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। अगला इसमें जो पॉइंट है अलैंगिक जनन से संबंधित पॉइंट, कि अलैंगिक जनन में सभी समसूत्री विभाजन होता है। मतलब अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री का मतलब यहाँ पर कि अगर मान लीजिए अमीबा में 23 गुणसूत्र है, गुणसूत्र के हिंदी में इंग्लिश में क्रोमोसोम बोला जाता है। समसूत्री का मतलब यहाँ पर देखिए, अगर अमीबा में 23 गुणसूत्र है तो जो भी इसे जन्म लेगा संतान, उसमें भी 23 होगा, इसमें भी 23 होगा। मान लीजिए कि कोई जीव है, जैसे मान लीजिए अमीबा ही है, अमीबा में 23 गुणसूत्र है, तो इससे जो संतान उत्पन्न होगा यहाँ पे और एक यहाँ पे, अमीबा से हमेशा 2 जीव एक बार जन्म लेता है, तो इसमें भी 23 होगा गुणसूत्र, इसमें भी 23 होगा। इसी को समसूत्री बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि किसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो अलैंगिक में कि लैंगिक में, तो अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन जो होता है बहुत तीव्र गति से होता है, आगे बताएंगे टॉपिक में। ये भी याद रखना है कि अलैंगिक जनन जो होता है तीव्र गति से होता है, मतलब जल्दी जल्दी इसमें जनन होता है, लेकिन लैंगिक जनन में कठिन होता है। तो आगे देखेंगे आगे क्या होता है। तो आगे का अगर बात करें इसमें, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए अगला पॉइंट कि अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। मतलब अलैंगिक जो जनन है कहाँ पाया जाता है, मतलब कौन सा जीव में पाया जाता है, तो अलैंगिक जनन जो है निम्न श्रेणी के छोटे छोटे जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, तो ये सब हो गया। जैसे मान लीजिए अमीबा हो गया आपका, अमीबा, उसके बाद शैवाल हो गया, इस सब में अलैंगिक जनन पाया जाता है छोटे छोटे जीवों में। आगे अगला टॉपिक जो है इसका पॉइंट है अलैंगिक जनन का, कि उच्च कोटि के अवसौरिक एवं कैशोरिक प्राणियों में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। यानी इसका कहने का अर्थ है कि उच्च कोटि का जीव, जैसे मान लीजिए बड़ा जीव हो गया, बड़ा पेड़ पौधा हो गया, तो उसमें अलैंगिक जनन नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा, तो अलैंगिक जनन जब नहीं होगा तो उसमें लैंगिक जनन होगा। उच्च कोटि के जो भी प्राणी होगा या पेड़ पौधा, उसमें लैंगिक जनन होगा। जो निम्न श्रेणी का होगा, देखिए उच्च कोटि बोलेगा तो आपका लैंगिक होगा, लेकिन निम्न बोलेगा निम्न श्रेणी तो इसमें अलैंगिक होगा। उच्च कोटि के पादपों में अलैंगिक जनन की क्रिया विधि पाई जाती है, जिसे हम कायिक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार, कि कायिक जनन क्या है। तो उच्च कोटि के पादपों में देखिए कायिक जनन जो होता है केवल पेड़ पौधा में ही होता है, पेड़ पौधा के अलावा किसी में नहीं होता है। कायिक जनन जो होता है केवल पेड़ पौधा में होता है। कैसा पेड़ पौधा होना चाहिए, उच्च कोटि का पेड़ पौधा होना चाहिए। तो अगर उच्च कोटि का प्राणी होगा तो लैंगिक जनन होगा, अलैंगिक नहीं होगा। लेकिन उच्च कोटि का पादप होगा तो उसमें लैंगिक जनन होगा, जिसे कायिक जनन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, इसमें बताया कि अलैंगिक जनन निम्न जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन किस किस जीव में होता है, तो देखिए जीवाणु में होता है, कवक में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, शैवाल में होता है। आप बोल सकते हैं कि अमीबा भी हो सकता है, अमीबा, उसके बाद पैरामीशियम में भी होता है। तो देखिए अमीबा के बारे में अगर बात करें, अमीबा के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें अमीबा क्या होता है, तो अमीबा जो होता है किसी तरह से चित्र अगर पार दीजिए, चारों देने से मिला होना चाहिए, जो रेखा है चारों देने से घेरा में होना चाहिए, तो अमीबा हुआ। जैसे भी पार दीजिए, जैसे मान लीजिए हम कैसे भी पार दीजिए, मान लीजिए कैसे पार दिए, इसे चित्र बना दिए, तो ये अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीबा। मान लीजिए आप किसी शेप बना लिए, शेप बनाते हैं, जैसे शेप में जैसे मान लो हम कुछ लिए शेप, जैसे शेप में ले लिए हम कुछ, मान लीजिए कि वृत्त ही ले लेते हैं, इसे वृत्त ले लेते हैं हम, आप जैसे मान लीजिए जैसे वृत्त ले लेते हैं, तो ये भी अमीबा हो गया। जैसे और कुछ ले लिया, अमीबा हो गया। लेकिन अमीबा में ध्यान देना चाहिए, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, जैसे भी पार दीजिए बड़ा या छोटा, ये अनिश्चित होता है। तो इसमें ध्यान देंगे कि मान लीजिए हम ऐसे पार दिए तो अमीबा हो गया, तो अमीबा का आकार जो होता है अनिश्चित होता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन अमीबा जो होता है
अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। मान लीजिए ये अमीबा है, यहाँ पर भोजन है तो ये ऐसे और ऐसे पकड़ लेता है और यहाँ से मुँह कट जाता है, अंदर की ओर खाना चल जाता है। तो अमीबा जिसके द्वारा भोजन को पकड़ता है उसको कूटपाद कहते हैं। आगे के क्लास में बताएंगे कूटपाद बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कूटपाद। यानी अमीबा जिसके द्वारा भोजन पकड़ता है उसे कूटपाद कहते हैं। या भोजन जहाँ ग्रहण करता है उसे रसधानी बोलते हैं। अमीबा जहाँ से मन वहाँ से भोजन ले सकता है, जहाँ से मन वहाँ से निष्कासित कर सकता है। यानी ना इसको खाने का निश्चित भाग है ना निकालने के निश्चित भाग है। तो जिसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है या पकड़ता है उसे कूटपाद कहते हैं। जहाँ भोजन स्टोर कर लेता है उसे रसधानी कहा जाता है। जो मान लीजिए कि अमीबा में यहाँ अगर बात करें कि अमीबा मान लीजिए अमीबा है तो बीच में उसको केंद्र होता है, बाकी ये जो इसके साइड में जो होता है इसको द्रव्य बोलते हैं। तो इसी में भोजन ग्रहण होता है, इसी समय क्या होता है, भोजन ग्रहण होता है। तो इसमें तो समझ आ गया कि अलैंगिक जनन में कौन कौन सा जीव भाग ले सकता है। जीवाणु ले सकता है, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, अमीबा, उसके बाद पैरामीशियम, बहुत सारा छोटे छोटे जीव भाग लेगा जो नग्न आँख से नहीं दिखाई देगा। ध्यान देना है कि खुली आँख से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना होगा। इसके आगे अगर देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि देखिए ये टॉपिक जो आगे है इससे पहले टॉपिक जो है ये अलैंगिक जनन का प्रकार है। अलैंगिक जनन का प्रकार, तो अलैंगिक जनन को प्रकार जो पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्रकार, जो आपको दिखा रहे हैं 1 मिनट। अलैंगिक जनन का प्रकार, यहाँ पे अलैंगिक जनन का प्रकार, अलैंगिक जनन का प्रकार यहाँ से आएगा। अलैंगिक जनन का प्रकार, हाँ तो यहाँ पर देखिए अलैंगिक जनन का प्रकार। तो ये अलैंगिक जनन का प्रकार है जो याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अलैंगिक जनन का प्रकार। तो देखते हैं अलैंगिक जनन का प्रकार। अलैंगिक, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर येलो कर लेते हैं। तो अलैंगिक जनन का जो प्रकार होता है, पहला प्रकार को बोलते हैं विखंडन यानी फिजन। दूसरा प्रकार जो होता है उसका नाम है मुकुलन। तीसरा प्रकार है जिसका नाम है पुनरुद्भवन। और चौथा जो है बीजाणु द्वारा। और चौथा जो है पांचवा जो है खंडन। और 6 नंबर जो है कायिक प्रवर्धन। तो हमको अलैंगिक जनन के सभी प्रकार को पढ़ना है। सभी प्रकार से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। विखंडन से भी आता है, मुकुलन से। मुकुलन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मुकुलन से बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये सभी पढ़ेंगे। जो हम पहला स्टार्ट करते हैं विखंडन। विखंडन को पहले पढ़ेंगे। तो विखंडन देखते हैं पहले विखंडन क्या होता है। तो इसको अब हम विखंडन देखेंगे इसमें। तो विखंडन को देखते हैं। तो विखंडन में क्या होगा, देखिए विखंडन जो है पहला हमारा था विखंडन। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसका कलर रेड कर लेते हैं। तो चलिए इसका कलर रेड कर दिए। तो सबसे पहले हम विखंडन को पढ़ेंगे। इसको साइड में कर देते हैं। विखंडन को पढ़ेंगे, विखंडन। तो विखंडन जो होता है, विखंडन तो विखंडन का अर्थ होता है टूटना। विखंडन का अर्थ क्या होता है, टूटना। तो विखंडन जो होता है सबसे कम टूटेगा तो 2 भाग में। सबसे कम अगर तोड़ेंगे उसको विखंडन को तो 2 भाग में टूटेगा। लेकिन 2 से अगर बेसी तोड़ना चाहते हैं तो 2 से अधिक भी टूट सकता है। तो विखंडन कम से कम 2 भाग में टूट सकता है या 2 से अधिक। अगर 2 भाग में विखंडन टूटा, 2 भाग में विखंडन टूट गया तो उसे द्विविखंडन कहेंगे। अगर 2 से अधिक में टूट गया तो उसे बहुविखंडन कहेंगे। ध्यान देना है अगर विखंडन की बात करें तो कि विखंडन, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है। अमीबा आगे जाके 2 अमीबा बना। तो अमीबा जो इसमें विखंडन होता है, विखंडन में अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा द्विविखंडन है, हमेशा 2 भाग में ही टूटा। अब इसका संतान है, धीरे धीरे बड़ा होगा तो ये भी 2 भाग में टूट जाएगा। इसका भी जब ये बड़ा होगा तो इसको भी 2 भाग होगा। तो इसी तरह चलता रहता है। लेकिन ध्यान इसमें देना है कि जो संतान उत्पन्न होगा अपने जनक के समान रहेगा। जैसे मान लीजिए ये वाला अमीबा जो है ये जनक है, मतलब माता पिता दोनों है। इससे 2 जन्म संतान लिया, मतलब 2 जन्म लिया संतान।
तो दोनों इसके ही जैसा होगा, सेम टू सेम, कोई भी चेंजेस ना होगा, रूप रंग आकार सब चीज़ एक समान होगा, तो उसे हम विखंडन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विखंडन। तो विखंडन स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 मिनट विखंडन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो देखिए एग्जाम में कैसे पूछ सकता है कि विखंडन क्या है, विखंडन की परिभाषा दे, या विखंडन क्या होता है। इस 3 तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए आगे विखंडन का परिभाषा, कि विखंडन का परिभाषा क्या है। तो देखिए यहाँ पर विखंडन का परिभाषा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। विखंडन का परिभाषा क्या है, तो इसके अंतर्गत जब जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक, या तो 2 भाग में तोड़ सकता है या 2 से अधिक भाग में, 2 या 2 से अधिक समान आकार की संतति कोशिकाओं में बट जाती है, इस क्रिया को विखंडन कहते हैं। अगर 2 भाग में टूटा तो इसे द्विविखंडन, और 2 से अधिक में टूटा तो बहुविखंडन। लेकिन ध्यान देना इसमें कि अगर संतान 2 होगा या 2 से अधिक होगा तो समान होगा, आकार भी समान होगा, सब चीज़ समान होगा। संतति जो होगा, संतति मतलब संतान जो भी होगा जनक के समान ही होगा। तो देखते हैं आगे कि विखंडन कितने प्रकार के होता है, मतलब विखंडन कितने प्रकार के होता है, इसको भी देख लेते हैं। विखंडन कितने प्रकार के होता है। तो विखंडन मेनली रूप से अगर बात करें तो विखंडन के 2 प्रकार होता है, एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। अगर विखंडन 2 भाग में टूटा तो द्विविखंडन, 2 से अधिक में टूटा तो बहुविखंडन, 2 से अधिक 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे द्विविखंडन। आज की क्लास में केवल द्विविखंडन बताएंगे, कल की क्लास में बहुविखंडन और उसके आगे का टॉपिक बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द्विविखंडन। तो द्विविखंडन देखेंगे कि द्विविखंडन होता क्या है। तो नामे से स्पष्ट द्विविखंडन मतलब 2 विखंडन होगा, 2 ठो यहाँ पर विखंडन होगा। तो देखिए यहाँ पे द्विविखंडन कि इसके अंतर्गत मतलब विखंडन के अंतर्गत अलैंगिक जनन के अंतर्गत एक जनक मतलब एक ही जनक होगा, मतलब माता पिता एक ही होगा, एक ही जनक कोशिका 2 समान भागों में बढ़ जाता है, मतलब एक ही जीव रहेगा और 2 भाग में बढ़ जाएगा, 2 भाग में बढ़ जाती है, जिन्हें संतति कोशिकाएं कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, संतति कोशिकाएं। प्रत्येक संतति कोशिका पोषण प्राप्त कर आकार में वृद्धि कर पुनः जनक के समान व्यस्त बन जाती है। यानी इसका कहने का अर्थ है, ध्यान से देखिएगा, इसका जो कहने का इसमें अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, इधर आइए। हाँ, कि इसमें क्या कह रहा है, कि इसमें बोल रहा है कि एक ही जनक होगा और 2 समान भाग में बांटेगा, मतलब इसका 2 संतान होगा। ये दोनों संतान जो होगा इसे संतति कहेंगे, इसको जनक कहेंगे। ये जो है जनक होगा और ये जो है संतति होगा। तो ये दोनों जो संतति है, दोनों संतति है अपने जनक के ही समान होगा, रंग रूप आकार सब चीज़। ये संतान धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होकर वृद्धि करेगा और ये भी 2 भाग में बांटेगा, ये भी जनन करेगा, ये भी इसके भी संतान 2 होगा, इसका भी संतान 2 होगा। जब ये बड़ा होगा तो इसका भी संतान 2 होगा, इसका भी संतान 2 होगा। ये केवल 2 भाग में ही बांट सकता है, जैसे में बताया गया है यहाँ पर। देखिए ध्यान से, इसमें बताया गया है कि ये उदाहरण में कि द्विविखंडन का उदाहरण है अमीबा और ही पैरामीशियम। तो चलिए देखते हैं कि अमीबा कैसे द्विखंडन करता है। तो यहाँ पर देखिए अमीबा का द्विखंडन, ठीक है, अमीबा का द्विखंडन। तो अमीबा का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसका कलर ग्रीन कर लेते हैं, और उसके बाद ये थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए ये अमीबा है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, अमीबा, अमीबा है, ये वाला क्या है, अमीबा है। तो अमीबा जो है, देखिए ये अमीबा है तो ये जनक हो गया। देखिए अमीबा का जो ये देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा इसको, तो बीच में वो केंद्र है जिसको केंद्र बोला गया है। उसके बाद जैसे मान लीजिए ये अमीबा हो गया, तो बीच में जो है इसको केंद्र बोलेंगे, इसके साइड में जो है इसको जीव द्रव्य बोलेंगे। तो ये अमीबा है, धीरे धीरे देखिए बड़ा हुआ, इससे भी ज़्यादा दिन गया तो थोड़ा सा और बड़ा हुआ, और थोड़ा सा दिन जिएगा और थोड़ा सा दिन जिएगा तो और भी बड़ा होगा। देखिए ध्यान से अगर देखिएगा तो बीच से पतला होते जा रहा है, और दिन बड़ा तो बीच से पतला हो गया और 2 भाग में टूट गया, 2 भाग में टूट गया। ये जो बना ये संतान हुआ,
किसका संतान हुआ, तो ये दोनों जो हुआ ध्यान से अगर देखिएगा तो संतान हुआ इसका, इसी से मतलब इसी से ये दोनों संतान जन्म लिया, इसी के जैसा होगा, इसी के जैसा होगा। तो ये ध्यान देना है। पैरामीशियम भी इसी तरह होता है। तो आगे की क्लास कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।